तो चलिए, आपकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा आपने मेरे ऊपर दबाव डाला कि सर आप प्लीज़ क्लास 12th के लिए वीडियो बनाइए, फिज़िक्स का स्पेशली। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, और वो भी शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर 3 है। पहला मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने बोला कि सर आप यहाँ से शुरू करो, उस पर आप वीडियो बाद में बनाना, क्योंकि वो हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से अभी आपको वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप में से किसी को परेशानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है तो इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग करेंगे कुछ लेक्चर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कितना भी डाउट हो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग इस अर्थ को समझते हैं कि करंट क्या होता है। ठीक है, आप में से कितने बच्चे यही नहीं जानते होंगे कि आखिर करंट क्या है। तो देखो, अगर सिर्फ करंट आपसे कोई पूछ दिया कि करंट क्या होता है, तो देखो करंट बोलते हैं किसी भी चीज़। करंट का मतलब ही होता है धारा। अब धारा किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी फ्लो ऑफ एनीथिंग। ठीक है, क्या इसको लिख देंगे, फ्लो ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का अगर फ्लो हो रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, इन्हें डेफिनेट डायरेक्शन, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, करंट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला आपको कि करंट का डेफिनेशन क्या हुआ, फ्लो ऑफ एनीथिंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो उसी तरह से जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल्स के तौर पे अगर वाटर फ्लो कर रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, इफ़ वाटर फ्लोज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, अगर पानी फ्लो कर रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, देन इट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, वाटर करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, वाटर करंट। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि इफ़ एयर फ्लोज, अगर एयर फ्लो कर रहा है तब हम लोग उसको नाम बोलते हैं क्या, एयर करंट। अगर खून दौड़ रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लड करंट। आपके शरीर में भी क्या हो रहा है, खून का करंट दौड़ रहा है, यानी ब्लड करंट। अब यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है चार्ज का फ्लो, यानी इफ़। उसी तरह से लिखा जाएगा कि इफ़ अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो या आयंस बोल सकते हो, अगर इन सभी का फ्लो हो रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तब हम लोग इसको क्या नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तब हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज करंट। ठीक है, या चार्ज करंट भी बोल सकते हो। तो ये है करंट का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि आखिर करंट क्या होता है। तो क्या देखें, हम लोग किसी भी चीज़ का फ्लो अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो रहा है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। पानी का हो रहा है तो पानी करंट, हवा का हो रहा है हवा करंट, खून का हो रहा है खून करंट। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का या आयंस का फ्लो हो रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, देन वी कॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट। और ये आपको पढ़ना है, यानी चार्ज का, खून का आपको फ्लो नहीं पढ़ना है, हवा का फ्लो नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, अभी क्या कभी नहीं आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी में वो सब पढ़ना है। वाटर करंट ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का या आयंस का फ्लो है वो अभी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो एक मैं प्रॉपर डेफिनेशन इसका लिख दे रहा हूँ कि व्हेन द चार्ज में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, फ्लोज इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, flows in a particular direction, then तब हम लोग क्या बोलते हैं, we say that current flows। ठीक है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली कैसे दिया जाता है, तो उसके लिए एक हम लाइन लिख दे रहे हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किसी कंडक्टर से मान लेते हैं चार्ज का अगर फ्लो हो रहा है तो उसके रेट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। ऐसे भी दे सकते हो, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका हो गया। ठीक है, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, यानी दैट इज आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा सिर्फ क्या कि क्यू अपॉन क्या है, टी, लेकिन 12th क्लास में
जो रेट है आपने डिफ्रेंशिएशन वगैरह पढ़ा होगा, तो यहाँ पे किस तरह से लिखा जाता है, dq/dt, ठीक है। और यही अगर एवरेज की बात करेगा, ये मान लेते हैं ऐसा हो गया, अगर एवरेज की बात कर लेगा कि आई एवरेज की वैल्यू बताइए कि करंट एवरेज कितना होता है, तो देखो करंट एवरेज जैसे ही आप फाइंड आउट करने जाओगे तो आई एवरेज यहाँ पे जस्ट इस तरह से हो जाता है। और ये शायद आप मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ रहे हो, कैलकुलस, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई एवरेज बराबर डेल्टा Q/डेल्टा T, इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये करंट के बारे में थोड़ा सा हुआ। अब 10th क्लास में आपने और भी पढ़ा होगा इसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। तो 2 डायरेक्शन इसका लिया जाता है, एक होता है कौन सा, एक्चुअल डायरेक्शन, और दूसरा होता है कौन सा, कन्वेंशनल डायरेक्शन। शॉर्ट में देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा, आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये डायरेक्शन ऑफ करंट तो क्यों लिया जाता है अलग अलग, ठीक है। तो देखो ये मान लेते हैं हमारे पास कंडक्टर है। अब हम लोग क्या जानते हैं, कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडमली घूमते रहता है, ठीक है, और सभी का डायरेक्शन इधर उधर का होता है। तो इस वजह से नेट जो फ्लो है वो जीरो हो जाता है, और इसीलिए कंडक्टर जब ऐसे ही रखा हुआ है तो उसमें कोई भी करंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल सोर्स यानी इलेक्ट्रिक एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जैसे ही आपने इसको बैटरी से जोड़ा तो क्या होता है, बैटरी से जोड़ने के बाद हम कह सकते हैं कि ये प्लस है बैटरी का और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस, और इधर से करंट निकलेगा, ये करंट हो गया कितना, आई, और इधर गया तो इस साइड में प्लस है और इस साइड में क्या है, माइनस है, ठीक है, प्लस एंड दिस साइड माइनस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव से कहाँ जाता है, प्लस अगर साइन है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको इमेजिनरी लाइंस इस तरह से डिनोट करते हैं। और निगेटिव रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लगा दो। तो प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो आपको क्या लगेगा, प्लस से निकलता है और माइनस में जाकर के क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करता है। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, प्लस से जाता हुआ और निगेटिव की तरफ जाता हुआ, क्योंकि प्लस से निकलता है और निगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझिए, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया तो अब देखो या अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स है मतलब कि क्या है, निगेटिव है। अब वह निगेटिव किधर जाएगा, आप बताओ तो, निगेटिव वाला निगेटिव की तरफ जाएगा या निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी जो निगेटिव है वो सारा का सारा कौन से डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, तो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा। इतना क्लियर है कि क्यों इस साइड में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेट होने की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इधर में प्लस है और निगेटिव जो इसके अंदर का है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट वो कहाँ से कहाँ होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। रियली में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन हम लोग एक कॉन्वेंशन मान लेते हैं और ये माना हुआ चला आ रहा है स्टार्टिंग से ही। तो कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग लेकर के चलते हैं जस्ट उल्टा, यानी ये पॉजिटिव से कहाँ हो जाएगा, निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन कन्वेंशन के लिए, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी मैं आगे कुछ पॉइंट्स लिखूंगा तो उसमें ये बात लिख दूंगा, यानी वो पैरेललोग्राम लॉ को ओबे नहीं करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कौन सा, या उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो उसको प्लस से माइनस चला दो या माइनस से प्लस चला दो, राइट से लेफ़्ट चला दो, लेफ़्ट से राइट चला दो, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे आई। आई थिंक आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे कन्वेंशन के फॉर्म में क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो करंट होता है,
करंट फ्लो करता है, फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा लाइन आपको बिल्कुल। अब जो हमने अभी आपको फॉर्मूला एक छोटा सा पढ़ाया, ठीक है, उसके बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स किस बेसिस पे आ सकता है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी यहाँ से। अब जब भी लिखना चाहो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए। जब भी आप वीडियो देखने बैठो तो एक कॉपी एक कलम ऐसा ले करके बैठो और जितना भी मैं बता रहा हूँ उतना का आप नोट्स तैयार कर लो। मैं वादा करता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 1 नंबर भी आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया था कि I बराबर क्या होता है, Q/T। I बराबर क्या है, Q/T। तो देखो तो एक आज छोटा मोटा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में I बराबर क्या होता है, Q/T, या हमने क्या लिखा dQ/dt या डेल्टा Q/डेल्टा T। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया कि यह इस तरह से सर्कुलर वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, r है। सर्कुलर वायर है, रेडियस कितना है, r है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स जो है E, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस पे भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये मान लेते हैं क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और करंट इस तरह से दिया हुआ है कि ये I है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने डायरेक्शन को क्या कंसीडर कर लिया है, उल्टा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है तो वो एक्चुअल डायरेक्शन हो गया, लेकिन हम लोग कन्वेंशन के लिए जस्ट उसका अपोजिट लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये अब इसमें आपसे पूछ दिया कि इस I की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो I बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, Q/ क्या होता है, T। इतना ही पढ़े हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बस देखते जाओ। अब चार्ज यहाँ पे क्या है, तो चार्ज यहाँ पे देखो तो कितना है, इलेक्ट्रॉन है, ई ही है दिया हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज ही हैं, यानी चार्ज के स्थान पे कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू जानते होगे 1.6 × 10⁻⁻19, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। और बटा नीचे में होता है टाइम पीरियड, तब इसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड बराबर कितना होता है, टी बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस बाय टाइम 9th क्लास में। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस, ये टोटल रेडियस r दिया हुआ है, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा सर 2πr। ठीक है, तो 2πr लिख लो। अब ये मान लेते हैं v वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा था, तो स्पीड कितना हो जाएगा, v, यानी सिंपली लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे E/T बराबर कितना आ गया, 2πr/v। v कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये करंट का वैल्यू हो गया यहाँ पे। आई थिंक आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करंट का वैल्यू इतना आया। ठीक है, अब बोलोगे कि इसको क्या और भी सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हो। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि v बराबर और क्या होता है, तो r × ओमेगा होता है। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा इसका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ओमेगा क्या होता है इसका, एंगुलर वेलोसिटी। 11th का आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना होगा, एटलीस्ट ये सब छोटा मोटा फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज होता ही रहेगा। तो v = r × ओमेगा, तो v के स्थान पे अगर r × ओमेगा रख दोगे तो e v के स्थान पे r × ओमेगा अपॉन 2πr, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, यानी करंट की वैल्यू और क्या लिख सकते हैं, E × ओमेगा अपॉन 2π लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया। ठीक है, और बोलोगे कि सर और भी इसको क्या कुछ लिख सकते हैं, तो देखो लिखने के लिए तुम चलते रहोगे तो और भी कुछ भी लिखे जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। जैसे देखो इसको मैं और भी क्या लिख देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि ओमेगा बराबर और भी क्या है, 2π/t होता है। कहीं पे गलती से पढ़े हो तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर ऊपर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे में टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, तो 2π/t। और इसको और भी क्या लिख सकते हैं, 2π × f, 1/t बराबर फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ओमेगा के स्थान पे मान लेते हैं कि तुम लिख देते हो 2πf, तो E ×
2 पाई एफ अपॉन नीचे में कितना 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई और कैंसिल हो जाएगा, बस कितना बच जाएगा आंसर आपका ई इंटू एफ, जहाँ पे एफ क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। तो आप ये सब जो मैंने अभी किया है ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अपने दिमाग को विकसित करो कि हाँ इस तरह से भी हम लोग क्यों नहीं सोचे। तो ठीक है, आप लोगों को भी इसी तरह से सोचना होगा, तभी जा कर के आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम मान लेते हैं कि इस तरह से दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का ले लेता हूँ। लेट अस सपोज यह एक उसी तरह का कुछ रिंग है, ठीक है, तार वगैरह जो भी मानना है मान लो। इसके ऊपर में मान लेते हैं कि चार्ज दे रखा है कितना +q, ठीक है, चार्ज इतना दे दिया है, और यह जो है रिंग वो घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं कितना ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसका रेडियस दे दिया है कितना, तो r दे दिया है। अब इसमें भी आपसे वही पूछ रहा है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू बताइए, यानी I बराबर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक रिंग है इस तरह से जिसका रेडियस r है, और यह रिंग क्या कर रहा है, घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसके ऊपर में चार्ज कितना है, q है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट की वैल्यू बताइए। तो I बराबर कितना जानते हैं हम लोगों ने, बस इतना ही पढ़ा है कि q अपॉन क्या होता है, t। नाउ q अपॉन टी, तो q अपॉन टी की वैल्यू कितना होगा ये आप बता सकते हो। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ओमेगा बराबर कितना होता है, तो 2 पाई बाई टी। क्यों हम लोग इस टर्म को लेकर के चले हैं, क्योंकि हमें ओमेगा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी t के स्थान पे कितना लिख देंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो अपॉन ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। क्लियर है, तो आप इस तरह से, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इसके लिए रहा। एक क्वेश्चन हमारा मन है कि और लेकर के चलें, कि जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन इसी के बेसिस पे है, इस तरह से कि इफ़ 2 × 10⁻18 electrons flows from left to right, L to R लिख रहा हूँ, left to right per second, and 1.5 × 10⁻18 पॉजिटिव आयंस, ध्यान देना, इतना पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहा है, फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ध्यान देना, राइट टू लेफ्ट पर सेकेंड इन ए वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब, इन ए वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब। तो बोल रहा है आपसे क्या कि फाइंड द नेट करंट, फाइंड द नेट करंट, यानी कितना नेट करंट होगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ को, आपको लगेगा कि इतना मुश्किल से शुरुआत पर नहीं किए हैं आप, तो कोई बात नहीं, आप देखते चलो, मैं हर चीज़ को आसान से आसान तरीके में बना करके आपके सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ो कि इफ़ इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है लेफ़्ट से राइट, ठीक है, यानी इतना तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि क्या दिया हुआ होगा, एक कंडक्टर होगा, और इस कंडक्टर में क्या होगा, अंदर में इलेक्ट्रॉन्स कुछ होगा, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इतना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, और वो है फ्लो कर रहा है लेफ़्ट से राइट पर सेकंड, यानी हर सेकंड कहाँ से कहाँ, ये मान लेते हैं लेफ़्ट है और ये मान लेते हैं राइट है। ठीक है, तो पर सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, और इतना पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहा है राइट से लेफ़्ट। इतना इलेक्ट्रॉन्स का मतलब निगेटिव वाला कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट से राइट, निगेटिव वाला कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट से राइट। तो निगेटिव वाले को थोड़ी देर के लिए मान लो ना कि इलेक्ट्रॉन्स को कि N1 है, और पॉजिटिव के लिए मान लेते हैं, क्योंकि इतना डाटा बार बार लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, पॉजिटिव के लिए वो मान लो कि कितना इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव दिया हुआ है उसको N2 मान लिए हैं, और इस वाले को कितना मान लिए हैं, N1 मान लिए हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि N1 इलेक्ट्रॉन ये किधर जा रहा है, लेफ़्ट से राइट, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एंड
इतना पॉजिटिव आयंस फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, यानी इतना पॉजिटिव आयंस, तो ये निगेटिव वाला है और पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा N2 इंटू ई, और ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि नेट करंट की वैल्यू बताइए। वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब में था तो आप इसको कंडक्टर मत बना दो, इसको डिस्चार्ज ट्यूब ही रहने दो। मान लेते हैं ये ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब है, ऊपर में यहाँ पे जो सीन रहता है इसका वह सब रहने दो, ठीक है। तो चलिए इस पर सीधा आप आई नेट की वैल्यू अब निकालो। तो आई नेट बराबर कितना हो जाएगा, तो करेंट निगेटिव के द्वारा, क्योंकि निगेटिव वाला भी चल रहा है और पॉजिटिव वाला भी चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आइदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। हमने क्या बोला है कि या पॉजिटिव चार्ज मूव करे या निगेटिव चार्ज मूव करे, हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों के द्वारा करेंट होगा। तो जो आई नेट होगा वो निगेटिव के द्वारा भी होगा, और वह आई नेट और किसके द्वारा होगा, पॉजिटिव के द्वारा भी होगा। इतना आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब आई बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, पर सेकेंड ही शायद पूछ रहा था। तो आई बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, Q अपॉन टी। आई बराबर क्या पढ़े, Q बाई टी। तो Q बराबर, आई बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, Q अपॉन टी। और Q बराबर आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा होगा, Q बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज N इंटू ई, इतना भी पढ़े होगे ना, Q बराबर N इंटू ई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके नीचे मैं लिख दूंगा ये सब नोट पॉइंट में। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, पहले मैं इस तरह से लिख देता हूँ, Q1 अपॉन टी और प्लस Q2 अपॉन टी लिख सकते हैं। और Q1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q बराबर N इंटू ई होता है, यानी N1 इंटू ई अपॉन टी और प्लस N2 इंटू ई अपॉन टी। कोई संदेह इतना में नहीं होगा। अब देखो N1 की वैल्यू, तो N1 की वैल्यू इसको और भी सोल्व कर सकते हो, देख लो। तो T एक सेकंड है तो इसको हटा दे सकते हैं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। T एक सेकंड दिया हुआ है, दोनों ही केस में क्या बोल रहा है कि पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड। तो एक सेकंड में, तो एक सेकंड है तो एक रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन दोनों में देख लो फिर E कॉमन है, यानी N1 और प्लस N2, और N2 सिर्फ कितना रह जाएगा, E। क्लियर है। N1 की वैल्यू, अब दोनों की वैल्यू आपको दे रखा है, तो N1 की वैल्यू कितना था, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 18, और प्लस N2 की वैल्यू कितना है, तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 18। क्लियर है। और इतना इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो देखो तो कितना हो जाएगा, 2 यानी 3.15 और इंटू 10 टू दी पावर 18, यहाँ पे 18 है, ठीक है। और गुना में क्या हो जाएगा, E की वैल्यू आप जानते ही होंगे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है। इतना जो भी आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना, उतना एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, क्या बोल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेफ़्ट से राइट, और इतना पॉजिटिव आयंस फ्लो कर रहा है राइट से लेफ़्ट। तो जो नेगेटिव आयंस फ्लो कर रहा था उसको हम लोगों ने मान लिया कि इसको N1 है, तो N1 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, N2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाला इधर आ रहा है पर सेकंड किसी भी डिस्चार्ज में। तो आपको करंट निकालना है। तो हमने क्या बोला कि अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके द्वारा क्या होगा, करंट होगा। यानी करंट यहाँ पे किसके द्वारा होगा, तो आई नेट निगेटिव के द्वारा भी और पॉजिटिव के द्वारा भी। अब आई बराबर हमने पढ़ लिया Q अपॉन टी, तो पहले के लिए मान लिए N1 माने हैं, तो इसके लिए Q1 अपॉन टी और Q2 अपॉन टी। टाइम 1 सेकंड है तो टाइम 1 सेकंड हमने रख दिया, तो ये खत्म हो गया। Q बराबर N इंटू ई, तो N इंटू ई ऐसा रख सकते हैं, E कॉमन कर लोगे तो N1 प्लस N2, और दोनों की वैल्यू रख के, E की वैल्यू रख के सोल्व कर लो, यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इतना बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला हम लोग चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लो। इतने अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन हो कंपटीशन में, कहीं भी बैठे हो, आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब नोट में कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख दे रहा हूँ। क्या क्या पॉइंट है, तो सबसे पहला हमने देखा कि एक बोले थे कि सिंस करेंट डज नॉट ओबे पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, हेंस
क्योंकि करंट में क्या है, करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको स्केलर बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर होने के लिए तीसरा कंडीशन को भी फुलफिल होना चाहिए कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये करंट जो है पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं कर सकता, ये नहीं करता है, ये सिंपली ऐसे ही ऐड हो जाता है, यानी वेक्टर लॉ ऐसे ही सिंपली अलजेब्राइक मेथड से 2 और 4 6 होता है तो 6 ऐड हो जाएगा। ठीक है, हेंस इट इज़ ट्रीटेड एज, कैसा ट्रीट करते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अगर मेरे से तुम एक्चुअल में पूछोगे कि सर एक्चुअल में करंट कौन सा क्वांटिटी होता है, तो इन एक्चुअल होता है ये टेंसर क्वांटिटी, लेकिन आप अपने बोल सकते हो कि 12th क्लास में आपको कौन सा पढ़ना है, सिर्फ कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, विशेष दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आई बराबर हमारे पास क्या था, Q अपॉन T था, इतना ही, और Q बराबर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कितना देख लिया, N इंटू ई, तो N इंटू ई अपॉन और क्या लिख सकते हैं, T, यानी ये कितना भी हो गया। तीसरे पॉइंट में हम क्या लिख दे रहे हैं, तो इसका SI यूनिट, SI यूनिट क्या लिख देंगे, चार्ज का क्या पढ़े हो, कूलम्ब, और टाइम का क्या पढ़े हो, सेकेंड, यानी क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड, और इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, एम्पियर। क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गया। अब अभी कभी आपसे बोल दिया कि 1 एम्पियर को डिफ़ाइन करो, यानी डिफ़ाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर को क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हो, देखो बहुत ही सिंपल सा है, आपको यह सोचना है कि करंट की वैल्यू 1 कब आएगा, तो 1 तभी आ सकता है जब चार्ज का वैल्यू 10 हो, नीचे भी 10 हो, ऊपर 20 हो तब नीचे भी 20 हो, 20 से 20 कट करके 1 आएगा, यानी जितना ऊपर हो उतना ही क्या हो, नीचे हो। तो जितना ऊपर हो जितना नीचे हो, x ऊपर है तो x नीचे है, तो कट करके कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर से अगर 1 कूलम्ब का चार्ज पर प्रति सेकंड फ्लो हो रहा है, कितना, इफ़ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करेंट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, यानी क्या बोल दिया गया कि इफ़ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि करंट कितने का है, 1 एम्पियर का है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इसका और भी बढ़ते हैं कि आगे का टॉपिक आपका क्या है। ठीक है, तो कभी कभी एक और भी टॉपिक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी कभी इसको मिली एम्पियर में भी डिनोट कर दिया जाता है, तो 1 मिली एम्पियर कभी आपको लिखा हुआ मिल जाए, MA शॉर्ट में लिखता है, तो मिली का मतलब क्या होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ मानता हूँ इसको लिख देना। ठीक है, इतना होता है। कभी लिख दिया, मान लेते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर म्यू ए, तो माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर कितना होता है, -6 एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये सब बात आप लोगों बिल्कुल क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब आगे में आता है टाइप्स ऑफ करंट। तो जनरली करंट का कितना होता है, 2 टाइप होता है। आगे में क्या टॉपिक है आपका, टाइप्स ऑफ करंट है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। और कहीं पे भी कोई संदेह होता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हो कि हाँ सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूँगा। एक बात और मैं कहूँगा कि अगर आपका फिजिक्स थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बताता हूँ कि हमारा 10th क्लास का भी वीडियो अपलोड हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, वहाँ से आपको एक बेस बन जाएगा, इतना अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे बता रखा है। आप ये मत सोचना कि 12th में पहुँच गए 10th का देखने जाएँ, आप ये सब भूल जाओ। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके अंदर में जुनून है सीखने का, तो ये सब आगे पीछे होता रहता है, कोई नहीं देखने जा रहा है कि आप कौन सा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ये आप जान रहे हो कि अगर आपका कमज़ोर है तो आप ज़रूर जा कर के देख लो 10th क्लास का, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बेस बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, तो जनरली करंट हम लोग बोलते हैं कि 2 तरह का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है कौन सा, अल्टरनेट करंट।
अल्टरनेट करंट, ये डीसी और यह एसी। एसी का तो स्पेशल टॉपिक ही आपका है पढ़ना। तो देखो डायरेक्ट करंट बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, बाकी आपको एसी का जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें पूरे डिटेल में पढ़ना है आपको, क्या होता है पूरा एक लेसन है, इसी से समझ लो ना। डायरेक्ट करंट इस तरह से होता है, ये मान लेते हैं टाइम है, ये करंट है, तो अगर ये बिल्कुल सीधी रेखा जा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है। और अगर वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और पोलरिटी को रिवर्स कर रहा है, देखो तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अभी इधर जा रहा है फिर नीचे चला गया, और पोलरिटी भी रिवर्स हो गया, यानी ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या है, माइनस है। तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोला गया कि अगर इस तरह से बोल सकते हैं कि इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम एंड पोलरिटी रिवर्सेज पीरियोडिकली। मैं लिख देता हूँ आपको, छोड़ो एक लाइन में लिख देता हूँ कि इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम, चेंजेज विथ टाइम, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। अब देखो तो वैल्यू इसका बदल रहा है, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 था, ऊपर गए तो कुछ ना कुछ ज़्यादा वैल्यू हो गया, यहाँ पहुँच गए तो पीक पे पहुँच गया, पीक करंट हो गया यहाँ पे और वैल्यू ज़्यादा हो गया, फिर नीचे आएंगे तो फिर उसका वैल्यू घटता रहेगा करंट का, फिर नीचे आएंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड इसका समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंजेज विथ टाइम एंड क्या लिख सकते हैं, इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेज विथ टाइम एंड पोलरिटी, पोलरिटी का मतलब जो प्लस और माइनस है, पोलरिटी रिवर्स करता है, पोलरिटी प्लस या माइनस को बोलते हैं, पोलरिटी रिवर्सेज पीरियोडिकली, ठीक है। तो ऐसे करंट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, अल्टरनेटिंग करंट नाम दे दिया। ठीक है, और डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड, यानी इस तरह से बोल सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम, यानी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम, यानी दोज करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, डायरेक्ट करंट। और जिसमें चेंज हो जाता है, यानी दोज करंट whose magnitude changes with time and polarity reverses periodically are known as कौन सा करंट, अल्टरनेट करंट। ठीक है, नेक्स्ट एक और भी होता है, इसमें छोड़ो रहने दो, इतना है आपको क्लियर है। डायरेक्ट करंट में दो तरह का आप पढ़ोगे, एक होता है कि स्टेडी डायरेक्ट करंट, ठीक है, और दूसरा होता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। शॉर्ट में मैं उसको भी यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट करंट में कितना हो जाता है, दो तरह का, एक कौन सा होता है और भी, वन इज स्टेडी डायरेक्ट करंट, स्टेडी डीसी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, और दूसरा कौन सा होता है, वेरिएबल डीसी, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो स्टेडी का मतलब क्या हो गया, तो स्टेडी का मतलब हम लोग बोलते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम, कुछ मैग्नीट्यूड एंड लिख देता हूँ कि जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम, यानी देखो बिल्कुल इस तरह से रहेगा, ना इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही इसका डायरेक्शन बदलेगा। देखो मैग्नीट्यूड हमेशा मान लेते हैं कि एक करंट का एक्सिस है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर है, तो पूरे लाइन पे हमेशा देखोगे कि इसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू इसका कितना है, 10 एम्पियर ही है करंट, और डायरेक्शन भी देखोगे तो हमेशा सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्टेडी, मतलब स्थिर है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, यानी उसका वैल्यू भी फिक्स है, और उसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, स्टेडी डायरेक्ट करंट। वही वेरिएबल डायरेक्ट करंट की बात करोगे तो इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड बदलते रहता है डायरेक्ट करंट ही, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, चेंज करते रहता है, और पोलरिटी इसका क्या होता है, सेम रहता है। मैग्नीट्यूड चेंज और पोलरिटी क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, जैसे इस तरह से अब बोलोगे कि अभी अभी ऐसा कुछ और बोले थे सर, मान लेते हैं कि हम ऐसा एक ग्राफ दे दिए, तो यह भी ग्राफ किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्ट करंट का ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी बोलोगे कि सर ऊपर में बोले थे ये एसी का होता है, तो एसी का कब होता है, तो देखो पोलरिटी रिवर्स कर दिया, यानी ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, यानी इस एक्सिस के ऊपर और नीचे में अगर हो गया तब हम लोग उसको क्या नाम दे दिए, तब उसका नाम हम लोगों ने जाकर के दिया क्या, अल्टरनेट करंट, क्योंकि इसका पोलरिटी भी रिवर्स कर गया। यहाँ पे देखो तो
पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, सिर्फ इसका क्या चेंज हो रहा है, तो वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है 10 एम्पियर का, ऊपर में पहुँच गया ये 15 एम्पियर, तो देखो तो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13, 14, 15 पहुँचेगा। फिर इसका नीचे पहुँचेगा इस तरह से, फिर ये नीचे इस तरह से, देख रहे हो इसका वैल्यू क्या होते रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, पोलरिटी इसका चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये टाइम का एक्सिस है और ये कौन सा था, करंट का एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसे ग्राफ को भी अगर आपसे कोई पूछ दिया गया है कि ये कौन सा ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह भी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्ट करंट का ही, बस इसका वैल्यू बदल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या दे दिया है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। ठीक है, आई थिंक आपको इतना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं शॉर्ट में यहाँ पे और भी कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे देखो ये ऐसा रहेगा तो किसका रहेगा, डायरेक्ट करंट का ही। अब बोलोगे कि सर डायरेक्ट करंट में डेफिनेशन सिर्फ ये क्यों लिखे आप, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम, इसको जो स्टडी वाला है इसी को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए यह लिख दिया गया है यहाँ पे, और कोई इसका अलग से फंडा नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो दोनों को मिला करके भी इसके डेफिनेशन में, डायरेक्ट करंट के डेफिनेशन में डाल सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहो तो दोनों, यानी मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, बट उसका जो पोलरिटी रहेगा वह क्या होगा, पोलरिटी हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। कौन से करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। तो अगर सीधी लाइन है, या और भी बोला जाए क्या कि इस तरह से ऐसा भी लाइन है, या मान लेते हैं कि ऐसा ना दे करके और भी कुछ लाइन है ऐसे दे दिया है, फिर भी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये अभी पोलरिटी चेंज नहीं कर रहा है। या मान लेते हैं कि ऐसा ना दे करके और भी कुछ बोल दिया, ये ऐसे टो नो 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 नो, तो फिर भी इसमें क्या है, इसका भी पोलरिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो भी है वो एक ही क्वाड्रेंट में हो रहा है। तब भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये सभी ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट करंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम लोग अल्टरनेट तभी बोलेंगे जब पोलरिटी अपना बदल दे, यानी प्लस और माइनस, ऊपर में अगर है तो प्लस बोलते हैं, नीचे में माइनस, यानी एक्सिस के ऊपर और नीचे की बात आ जाए, तभी हम लोग उसको बोलते हैं कि वो कौन सा करंट है, अल्टरनेट करंट है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी बताऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, ऐसा बन जाओगे आप फिजिक्स में, जैसे आपको मान लो कितना भी कमज़ोर है, आप बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगोगे। आप बस पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।